एंटी नेट एजुकेशन प्रिपरेशन की सीक्वेंस के रिगार्डिंग आज हम लोग करेंगे वेस्टर्न फिलोसोफर्स में सबसे पहला टॉपिक दैट इज़ पाउलो फ्रेरे द एमेंसिपेटर। जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वही मैंने स्टूडेंट इस वीडियो में लिए हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इम्पोर्टेंट लगे। जो मैंने लिखे थे अपने नोट्स में वो सारे ही मैं आपसे डिस्कस इसमें कर रही हूँ। अगर बात करें पाउलो फ्रेरे की तो ये ब्राज़ीलियन एजुकेटर फिलोसोफर हैं जो जाने जाते हैं अपनी क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में, जाने जाते हैं द बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन के लिए, और इसके अलावा ये अपनी एक बुक पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिएगा। देखो, क्रिटिकल पेडागोजी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी की बात क्यों की गई है। ये कहते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लिबरेशन चाहिए तो एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एजुकेशन भी कैसी होनी चाहिए? एजुकेशन का ये नहीं है कि आप बच्चे के दिमाग को एक खाली घड़ा माने और अब टीचर जो चाहे वही उसमें जाए, ठीक है, वो हो गया बैंकिंग मॉडल। ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे का दिमाग जो है वो कोई खाली घड़ा नहीं है कि आप जो चाहे उसमें डाल देंगे और बच्चा उसे एज इट इज़ ही ले लेगा। ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है उसमें डायलॉग्स होने चाहिए। एजुकेशन एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसमें आप बच्चों को भी सुने और उनको सुनते सुनते ही आप अपने आइडियाज़ जो हैं वो दें। एजुकेशन उनके ऊपर थोपे नहीं, आप अपने आइडियाज़ स्टूडेंट्स के ऊपर थोपे नहीं, उन्हें क्रिटिकली थिंकिंग करने का पूरा मौका देना चाहिए, वो अपनी हर बात को रखें। इसीलिए इन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी की बात की है। कुल मिलाकर के ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक वे में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। अब बैंकिंग मॉडल का भी आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी जो बुक है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, जिसमें कि 4 चैप्टर्स हैं। इन चारों चैप्टर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती। सबसे पहला चैप्टर पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड का सबसे पहला चैप्टर ये कहता है व्हाई दिस पेडागोजी इज़ नेसेसरी एंड एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। ये कहते हैं कि इस तरीके की ये जो हम लोग क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं वो क्यों ज़रूरी है। और शोषण, एक तो होता है शोषण जिसके साथ शोषण हुआ, और जो शोषित हो रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं तीसरा जो कि शोषण कर रहा है, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। देखो, हमारे ऊपर अगर कोई भी राजा राज कर रहा है, चाहे अगर वो अच्छा कर रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो तब तक करता रहेगा जब तक कि हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि कोई भी राजा जो है वो अपनी एम्पायर को अपने आप नहीं छोड़ेगा। इसके लिए जो शोषित वर्ग है उसको क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने चैप्टर 1 में एक्सप्लेन की है। चैप्टर 2 में 2 मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक तो बैंकिंग मॉडल जिसके बारे में हमने बात करी, और दूसरा है प्रॉब्लम पोजिंग। ये कहते हैं कि बच्चे को एक खाली घड़ा मान करके उसमें ज्ञान ना भरा जाए, बल्कि जो एजुकेशन इस तरीके से करवाई जाए कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल होना चाहिए, बल्कि या डेमोक्रेटिक वे वाला मॉडल होना चाहिए, बैंकिंग मॉडल नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने बात जो है वो करी है। देन चैप्टर 3 की बात करें तो ये बताते हैं कि फोकस किया जाए। आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, जब भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे तो आप डायलॉग वे, डिस्कशन वे यूज़ करेंगे, क्योंकि आज अगर एक छोटा सा बच्चा अपनी बात को नहीं रख पा रहा है स्कूल लेवल पर, तो वो आगे चल कर के भी दब्बू ही बना रहेगा। इसीलिए उसको अपनी बात कहने का मौका जो है वो दिया जाए। इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि एक तो वो अपनी बात जो है वो रख पाए, दूसरा वो रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जा कर के वो काम कर सके, नई नई चीज़ों की वो खोज जो है वो कर सके। तो बेसिकली चैप्टर 3 हमें मेथड्स की बात करता है। चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में भी एक तरीके से यही है। अच्छा, चैप्टर 3 तो ये बताता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। चैप्टर 4 जो है ये बताता है
डिटेल्स द एक्चुअल मेथड्स ऑफ मैनिपुलेशन यूज्ड बाय द ऑप्रेसर एंड एक्शंस नीडेड फॉर द लिबरेशन। अब देखो स्टूडेंट, जो शोषण करने वाला होगा वो कैसे भी करके, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो कैसे भी करके उनको मैनिपुलेट कर सकता है। वो उनको कस्टम्स का या उनकी ट्रेडिशंस का इन सब का वास्ता दे करके वो उनको बोल सकता है कि नहीं आप ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ें हमारे पर्टिकुलर हमारी कस्टम्स में है या ये हमारा ट्रेडिशंस है। तो आप इसमें क्या है कि आप बच्चे के अगर दिमाग में कोई बात भी है ना तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकता है जो शोषण करने वाला होता है। लेकिन ये कहता है कि हमें स्टूडेंट्स को इस तरीके से मैनिपुलेट जो है वो नहीं करना है और स्टूडेंट को भी अपने आप को मैनिपुलेट जो है वो नहीं करवाना है। जो चीज़ आपके दिमाग में है उसे रखिए, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक तो उन्होंने ये बात की है कि किस प्रकार से कोई भी राजा अपनी सत्ता में रहने के लिए अपनी जनता को मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। उनके कहीं चाहे वो उनको छोटे मोटे लालच दे करके या फिर उनको ट्रेडिशंस कस्टम्स इन सब का वास्ता दे करके। अब इसके लेकिन हमें ये ना करते हुए देखना है कि कौन कौन से एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, हमें पर्टिकुलर लिबरेशन कैसे प्राप्त करनी है। जो जिस तरीके का दासता वाला जीवन कोई भी व्यक्ति जी रहा है उससे मुक्ति जो है वो कैसे प्राप्त करनी है, इसके लिए उन्होंने अलग अलग एक्शंस की यहाँ पर बात जो है वो की है। तो आई होप ये चारों चैप्टर्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा। तो अगर हम लोग पाउलो फ्रेरे के मेन आइडियाज़ की बात करें तो हम लोग ये सम अप कर पा रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि एजुकेशन एज द टूल ऑफ लिबरेशन, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की इन्होंने बात की है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की ये बात करते हैं, स्टूडेंट टीचर पार्टनरशिप की बात करते हैं, डिस्कशन मेथड की बात करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं और ये बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस क्या है? ये कहते हैं कि लर्निंग शुड लेड टू रिफ्लेक्शन एंड एक्शन टू चेंज द ऑन जस्ट कंडीशन। देखो ये कहते हैं कि जो लर्निंग है, जब हम कोई भी ज्ञान लेते हैं ना तो एक तो वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करता है, जो भी टीचर ने हमें पढ़ाया, जो भी अब उनसे सीख करके जब हम देखो आप कोई भी आप किसी भी फील्ड में जाते हो वहाँ पर जा कर के आप किस तरीके से काम करते हो वहीं से आपका रिफ्लेक्ट करेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ के आए हो। आप जिस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो तो यहीं से अपन कहते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से पढ़ के आया है। और जब वो काम बहुत अच्छा करता है तो हम कहते हैं अरे वाह तू तो यार कहाँ से पढ़ के आया, अपन बोलते हैं ना। तो यानी कि जो भी आपका एक्शन है ना वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप कहाँ से किस जगह से आप पढ़ करके आए हो। तो पाउलो फ्रेरे जो है वो प्रैक्टिस को हार्ट ऑफ द क्रिटिकल पेडागोजी बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं सोशल रियलिटी को, डिस्कस करते हैं और अंत में दोनों मिल कर के एक ऐसा एक्शन तैयार करते हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये है प्रैक्टिस जिसमें आप रिफ्लेक्शन प्लस एक्शन की बात करते हो। यानी कि रिफ्लेक्शन क्या है? जो आपने टीचर से सीखा या फिर टीचर और स्टूडेंट ने मिल करके जब कोई भी एक काम या कोई भी एक प्रोजेक्ट रेडी कर दिया तो वो रेडीनेस आपकी एक्शन के तौर पर निखर करके आएगी। इसीलिए ये कहते हैं कि क्रिटिकल पेडागोजी का जो हार्ट है वो प्रैक्टिस है, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट मिल करके इस सोसाइटी की रियलिटीज़ को फेस करते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार होते हैं। क्लियर है? तो ये था पाउलो फ्रेरे। जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो मैंने सारे लिख दिए हैं, आप ये सब चीज़ें याद रखिएगा। बैंकिंग मॉडल हो गया, प्रैक्टिस हो गया, इनकी बुक का नाम जो कि है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के बारे में ध्यान में रखिएगा। एजुकेशन, इन्होंने लिबरेशन एजुकेशन जो है इसको टूल मानना है लिबरेशन का बहुत बड़ा, और इन्होंने प्रैक्टिसेस ऑफ द फ्रीडम की बात जो है वो की है। मेमोराइजेशन को ये बिल्कुल भी एम्फेसाइज जो है वो नहीं करते हैं। तो मेन चीज़ें यही थी। थैंक यू सो मच।